दोस्तों, मुख्यमंत्री के साथ जिले के सभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग थी। एक महिला एसपी अपने ड्राइवर के साथ कार से चली जा रही थी। रास्ते में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और ड्राइवर का ध्यान थोड़ा भंग होता है। गाड़ी सड़क किनारे खाई से टकरा जाती है। टकराने के बाद गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद ड्राइवर बहुत परेशान होता है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं होता है। तब मैडम परेशान होकर कहती हैं कि जाओ आसपास देखो, कोई गैराज हो, कार मैकेनिक बुला कर लाओ, नहीं तो मीटिंग छूट जाएगी। ड्राइवर राहगीरों से लिफ्ट लेके आसपास की मार्केट में जाकर देखता है, लेकिन ना तो कोई गैराज था, ना कार मैकेनिक था। वह निराश होकर लौट आता है। तब मैडम कहती है, कोई उपाय करो, कुछ सोचो, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। ड्राइवर को फिर अचानक याद आता है उसके फ़ोन में एक मैकेनिक का नंबर सेव था। वह मैकेनिक ऐसा था दोस्तों कि चलता फिरता गैराज था। कार में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो खुद जाके ठीक कर देता था। ड्राइवर फ़ोन करके बुलाता है, मैकेनिक आ गया। वह कार के बोनट खोलता है और समस्या देखने में लग जाता है कि आखिर क्या वजह है जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन कार के अंदर मैडम बैठी थी, उनकी नज़र उस मैकेनिक पर पड़ जाती है। उसकी स्थिति देखकर, उसे इस तरह से देखकर मैडम भावुक हो जाती है। अपने रुमाल निकाल कर वह अपने आंसू को पोंछने लगती है। तभी मैकेनिक को जैक की ज़रूरत पड़ती है। वह कार से जैक लेने के लिए आता है। जैसे ही गेट खोलता है, मैडम के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। सहसा उसकी नज़र ठहर जाती है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं। गाड़ी से जैक लेता है और अपने काम में जुट जाता है और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई, ड्राइवर खुश हो गया और उस मैकेनिक से पूछता है कि भैया आपके कितने पैसे हुए। तब दोस्तों वह कार मैकेनिक पैसे लेने के लिए मना कर देता है। ड्राइवर को आश्चर्य होता है, लेकिन जो अंदर बैठी थी मैडम, वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती है। उस ड्राइवर के हाथ पे एक लिफाफा रखते हुए कहती हैं कि ये लो, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मुझे पैसे के लिए कॉल कर देना। ड्राइवर वह लिफाफा लेकर चला जाता है अपने घर और मैडम भी उदास मन से ड्राइवर के साथ मीटिंग अटेंड करने चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों वह ड्राइवर कौन था जिसे देखकर मैडम की आंख में आंसू आ गए, और क्यों वह पैसे लेने से इनकार कर रहा था? मैडम ने जो लिफाफा दिया उसमें क्या था? आज की वीडियो में हम इसी कहानी को जानेंगे विस्तार से। कहानी बहुत ही दोस्तों मार्मिक है, दिलचस्प है। कहानी को आप लोग पूरा सुनना। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो है वह राजस्थान के बीकानेर की है, जहां पर एक लड़का रहता था। उसका नाम होता है अमन। अमन के घर में उसके माँ थी, बाप थे, अमन था। कुल 3 ही लोग थे, अमन इकलौता था। एक दिन अमन अपने माता पिता के साथ एक रिश्तेदारी में गया, शादी में। सब लोग बाराती हंसी खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे, बारात का एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अमन की नज़र इसी बीच एक लड़की पर पड़ती है। वह उसे देखते ही रह जाता है। लड़की बहुत सुंदर थी। अब काफ़ी देर से अमन लगातार उसे देखे जा रहा था। तभी लड़की की भी नज़र अमन पर पड़ जाती है। उसे अजीब लगता है, सामने से अमन को देखते हुए वह भी बार बार देखने लगती है। तभी इसके बाद सब लोग जब बाराती खाना खाने लगते हैं तो अमन भी प्लेट उठाया, खाना लेकर एक टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद दोस्तों जो लड़की है वह भी प्लेट में खाने को सजाकर अमन के सामने ही बैठ जाती है। दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब अमन को पता चलता है कि उस लड़की का नाम दिव्यांशी है। दिव्यांशी जो घरातियों की तरफ से आई थी, वह दूर की रिश्तेदार होती है। अमन को पता चलता है उसके परिवार वालों के बारे में, फिर पता चलता है अमन उसका नंबर ले लेता है और दिव्यांशी भी अमन का नंबर ले लेती है। दोनों खाना खाने के बाद, शादी बीतने के बाद अपने अपने घर चले आते हैं। इसके बाद एक दिन अमन दिव्यांशी के पास फ़ोन करता है। जब बातचीत दोनों में होती है तब पता चलता है दिव्यांशी की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और दिव्यांशी को पता चलता है अमन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। अमन जो है दोस्तों वह गरीब घर के था। बस उसका घर का खर्च किसी तरह से चल जाता था, गुजारा हो जाता था। लेकिन जो दिव्यांशी है दोस्तों वह बड़े घर की बेटी थी। अब दोनों बातचीत करने लगते हैं तो धीरे धीरे बातचीत करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। अमन के मन में एक बार तो ख्याल आता है कि इस लड़की से हमारी शादी हो सकती है, लेकिन फिर अपने मन में सोच के रह जाता है कि दिव्यांशी इतने बड़े घर की लड़की है और मैं इतने गरीब घर का हूँ, हम दोनों का कोई मेल जोल नहीं है। शादी पता नहीं उसके घर वाले तैयार होंगे हमारे साथ करने के लिए या नहीं।
दोस्तों, अमन और दिव्यांशी की बातें धीरे धीरे होती रहती हैं और एक दिन दिव्यांशी अपने प्यार का इजहार अमन से कर देती है। साथ ही यह भी कहती है कि मैं आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। तब अमन सोच में पड़ जाता है और दिव्यांशी से कहता है कि तुम्हारे घर वाले बड़े घर के हैं, क्या वे मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार होंगे? तब दोस्तों दिव्यांशी कहती है कि हाँ अमन, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, नहीं मानेंगे वे लोग, लेकिन फिर किया क्या जाए, मैं तुम्हारी संगिनी बनना चाहती हूँ। तब अमन कहता है कि दिव्यांशी, क्यों ना हम दोनों भाग कर शादी कर लें। यह बात दोस्तों दिव्यांशी को जच जाती है और वह एक दिन अमन के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। जब कोर्ट मैरिज हो गई तो दोनों को परिवार को पता चल जाता है। दोनों परिवार वाले गुस्सा होते हैं, तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन दोनों आपस में बैठकर समझते हैं कि बच्चे हैं, गलती कर दिए हैं, क्यों ना हम दोनों की शादी कर दें। आखिर हमारा तुम्हारा घर भी दूर दूर है और अभी बात ज़्यादा दूर फैली भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है और यह रिश्तेदारी में बात बदल जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, इससे हमारी बदनामी बेइज्जती भी नहीं होगी। और यह बात दोनों ही परिवार वाले अच्छी तरह समझ लेते हैं और दोनों बच्चों को बुलाकर बाकायदा धूमधाम से उनकी शादी करवा दी जाती है। अब अमन और दिव्यांशी की शादी जो लव मैरिज हुई थी वह अरेंज मैरिज भी हो जाती है। इसके बाद दिव्यांशी अमन की दुल्हन बनकर खुशीपूर्वक उसके घर में रहने लगी। दिव्यांशी के सास ससुर थे, अमन था, दिव्यांशी थी, 4 लोगों का परिवार था, कोई दिक्कत नहीं थी, खुशीपूर्वक सब रह रहे थे। धीरे धीरे 2 साल बीत जाता है, लेकिन दिव्यांशी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वह अमन के घर पर भी अपने पढ़ाई को जारी रखती है। अमन के माँ बाप भी उसके पढ़ाई में रुकावट नहीं बनते, बल्कि अमन भी खुद अपनी पत्नी का सहयोग करता। 2 साल इस तरह से बीत गए साथ रहते हुए, लेकिन अब इतने दिनों तक साथ रहने के बाद धीरे धीरे अमन में कुछ कमियां नज़र आने लगी दिव्यांशी को, और अमन के माता पिता में भी कुछ कमियां नज़र आने लगी। इसके बाद आए दिन छोटी छोटी बातों पर कहासुनी भी होने लगी। तो एक दिन दिव्यांशी गुस्से में अपनी माँ को सारी बात बता देती है। तब उसकी माँ बेटी को ही सिखाने पढ़ाने लगती है और अमन के खिलाफ भड़काने लगती है। इस वजह से आए दिन अब दिव्यांशी छोटी छोटी बातों पर अमन से और उसके घर वालों से झगड़ पड़ती। तब एक दिन अमन से कुछ ज़्यादा ही उसकी कहासुनी हो गई तो दिव्यांशी नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर भी अपने पढ़ाई को जारी रखती है। और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है जब वह एसपी बन जाती है, जिले की कप्तान बन गई। तो घर वाले सब खुश हो गए और वहीं से अमन को वह तलाक दे देती है। तलाक का पेपर जब अमन के पास पहुंचता है तो वह दुखी हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। फिर वह मन मार कर उदास मन से अपने काम में जुट जाता है। अब वह डिप्रेशन में रहने की वजह से उसका किसी काम में मन नहीं लगता। जो भी काम कर रहा था उसमें भी दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे इस तरह से उसके पास जो ज़मीन थी वह भी बिक जाती है और वह एक तरह से मानसिक रोगी हो गया। अब उसके पास कोई आमदनी का साधन नहीं था, रोजी रोटी के लिए भी लाले पड़ने लगे। तब एक दिन अमन का एक दोस्त होता है, वह कार मैकेनिक था। अमन उससे अपनी समस्या बताता है। वह दोस्त अमन का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ रह के कार रिपेयरिंग का काम सीख लो, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा और तुम अपने घर की रोजी रोटी का खर्च आसानी से चला सकोगे। अमन फिर अपने दोस्त की बात मानकर दोस्तों उसके साथ जाकर कार रिपेयरिंग का काम सीखता है और एक दिन वह कुशल कारीगर बन जाता है। लेकिन इसके बाद अमन सोचता है कि ऐसे तो बहुत से लोग गैराज की दुकान खोलकर बैठे हैं, कार मैकेनिक बैठे हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अमन अपने पढ़ाई लिखाई का उपयोग करके अपने बाइक पर एक टूल बॉक्स बनवाता है। उसमें कार की छोटी मोटी जो समस्या हो, चलता फिरता एक तरह से गैरेज बनाकर वह खुद जाके सेल्फ सर्विस देने लगा, यानी कि जहाँ पर भी गाड़ी ख़राब होती वहाँ पर जाके खुद ठीक कर देता। इसके लिए उसने जो टूल बॉक्स बनवाया था उसी में अपना एक मोबाइल नंबर, नाम और पता लिखवा दिया और साथ ही यह भी लिखवा दिया कि जिसकी गाड़ी जहाँ ख़राब होगी वहीं पर सर्विस मिल जाएगी। इस तरह से अमन बहुत थोड़े दिन में पॉपुलर हो गया और उसका नंबर बहुत से लोगों के पास हो गया। और इमरजेंसी हालत में ड्राइवर ने भी फ़ोन किया तो अमन वहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही वह पहुँचा तो देखा कि एक एसपी की गाड़ी ख़राब है। तुरंत फटाफट अपनी बाइक को खड़ी किया और मैडम की गाड़ी का बोनट खोला और उसे ठीक करने में लग गया। जैसे ही वह बोनट खोलकर ठीक कर रहा था, गर्मियों का समय था, पसीने से तरबतर था, उसकी इस तरह से हालत देखकर
मैडम परेशान हो जाती हैं, लेकिन जो दिव्यांशी मैडम है एसपी, वह अमन को पहचान लेती हैं, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है। कार में बैठे बैठे उसे देखती रहती है, उनके आंख में आंसू छलक पड़ा। तभी अमन को ज़रूरत पड़ती है जैक के, कार को थोड़ा ऊपर करने के लिए। तो वह कार का गेट खोलता है जैक लेने के लिए, तो उसकी भी नज़र अचानक दिव्यांशी पर पड़ जाती है, लेकिन एकाएक वह देखता है, कुछ बोलता नहीं है। जैक लेता है, उसके बाद अपने काम में जुट जाता है। गाड़ी को ठीक कर दिया और गाड़ी ठीक हो जाने के बाद ड्राइवर बहुत खुश हो गया। ड्राइवर को कुछ पता नहीं है, वह अमन से पूछता है कि भैया तुम्हारा मेहनताना कितना हुआ। तो अमन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तब पैसे ले लूँगा। ड्राइवर को बहुत आश्चर्य होता है कार मैकेनिक के ऊपर, लेकिन जो अंदर दिव्यांशी मैडम बैठी थी वह तुरंत गाड़ी खोलकर बाहर निकलती हैं और उस कार मैकेनिक के ऊपर एक लिफाफा रख के कहती हैं कि ये लो तुम्हारा मेहनताना और इसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तब कॉल कर लेना बेझिझक। इसके बाद अमन उस लिफाफे को लेकर दोस्तों घर चला जाता है और दिव्यांशी मैडम अपने ड्राइवर के साथ उदास मन से चली जाती है मीटिंग अटेंड करने। इसके बाद दोस्तों शाम का खाना खाने के बाद वह जो कार मैकेनिक है अमन, वह लिफाफा लेकर अपने कमरे में गया सोने के लिए। तब वह लाइट जलाकर उस लिफाफे को खोल कर देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। उस लिफाफे में 2 लाख रुपए का चेक था और मोबाइल नंबर था, साथ ही एक लेटर था। अमन उस लेटर को बाकायदा खूब पढ़ता है, पढ़ने के बाद सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह दिव्यांशी का फिर फ़ोन आता है अमन के पास। दिव्यांशी अमन से कहती है मुझे आपसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बातें करना है और यह भी जानना है कि आपकी यह हालत कैसी हुई। तब अमन कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो मेरे घर पे आ जाओ, कोई नहीं है यहाँ पर, हम दोनों अच्छे से बैठकर बातें करेंगे, तब तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, मैं सारी बात आपसे आज बता दूंगा। दोस्तों इसके बाद दिव्यांशी कहती है कि नहीं अमन, ठीक नहीं रहेगा घर पे आना, मैं एक ज़िले की एसपी हूँ, कप्तान हूँ, अगर इस तरह से आपके घर आ जाऊँगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे जो मुझसे सहन नहीं होगा। ऐसा करो तुम ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ अपने चेहरे को ढक कर चल लूँगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब अमन तैयार हो जाता है और दिव्यांशी के बताए स्थान पर अमन बाइक लेकर पहुंच जाता है और दिव्यांशी अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर करके बाइक पर बैठ के उसके साथ चली जाती है। अमन दिव्यांशी को लेकर एक होटल में जाता है, वहां पर दोनों आराम से बैठकर बातें करते हैं। दिव्यांशी को उत्सुकता थी, एक्साइटेड हो रही थी अपने अमन के बारे में जानने के लिए, उसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए। फिर वह पूछती है आखिर अमन आपकी यह स्थिति कैसे हुई। तब अमन बताता है कि दिव्यांशी तुम्हारे तलाक दे देने के बाद मेरी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती चली गई, दिनों दिन बद से बदतर होती चली गई। मेरे पास जो जर ज़मीन थी वह सब बिक गई, मैं बिल्कुल खाली हो गया, मुझे 2 जून की रोटी खाने में दिक्कत होने लगी, मेरे पास कोई आमदनी नहीं थी, मैं बेहद उदास हो गया था, बहुत टूट चुका था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दिया और मैंने कार रिपेयरिंग का काम सीख लिया, जिससे मेरे घर का गुजारा चलने लगा। तब अचानक अमन दिव्यांशी के गले में हार और सिंदूर देखकर पूछ बैठता है कि आखिर दिव्यांशी क्या तुमने शादी कर ली है। तब वह एसपी साहिबा कहती हैं कि नहीं अमन, मैंने शादी नहीं की है। फिर अमन पूछता है कि फिर किसके नाम का मंगलसूत्र गले में पहन रही हो और किसके नाम का सिंदूर लगा रही हो। तब दिव्यांशी कहती है कि अमन, मैं अपने माँ के बहकावे में आ गई थी, मेरा तलाक देने का इरादा नहीं था, मैं उस समय समझ नहीं पाई, मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था, ये जो मंगलसूत्र है, सिंदूर है, यह सब आपके नाम का ही मैं लगाती हूँ, तलाक भले ही मैंने दे दिया था लेकिन अब भी मैं तुम्हें अपना पति ही मानती हूँ। इतनी बात सुनकर अमन की आंख में आंसू आ गए, लेकिन अमन कहता है दिव्यांशी अब तुम एक ज़िले की एसपी बन गई हो और मैं मामूली कार मैकेनिक हूँ, अब हमारा तुम्हारा कैसे हो सकता है। तुम ऐसा करो अपने गले से मंगलसूत्र निकाल दो और सिंदूर लगाना छोड़ दो मेरे नाम का। दिव्यांशी की आंख भर आती है। इसके बाद वह कहती है कि नहीं अमन, ऐसा नहीं हो सकता है। दिव्यांशी को लगता है कि शायद अमन ने दोबारा शादी कर ली है, इसलिए मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर दिव्यांशी अमन से पूछ बैठती है। दोस्तों तब अमन भी बताता है कि नहीं दिव्यांशी, मेरी भी शादी नहीं हुई है, किसी से शादी करने का मन ही नहीं हुआ, मेरे घर वालों ने बहुत मुझ पर दबाव बनाया, बहुत समझाया कि बेटा शादी कर लो, अकेले ज़िंदगी नहीं बीतेगी,
लेकिन मेरा मन किसी से शादी करने का हुआ ही नहीं। इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों दिव्यांशी के चेहरे पर थोड़ा चमक आ जाती है। अब वह अमन से कहती है कि अमन चलो हम लोग चलते हैं एक जगह पर, तुम मुझे लेकर चलो। अमन पूछता है कहाँ, लेकिन दिव्यांशी कहती है कि वहीं चलने के बाद बताएंगे। फिर अमन बाइक स्टार्ट करता है, दिव्यांशी उसके बाइक पर बैठती है और चली जाती है एक मंदिर। वहाँ जाने के बाद दोबारा अमन से फिर शादी कर लेती है और अमन से कहती है कि अमन मुझे माफ़ कर दो, जो भी पहले गलतियाँ हुई है अब आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद फिर वह अमन को ही अपना ड्राइवर रख लेती है और अमन भी बहुत खुश था दिव्यांशी के साथ दोबारा शादी करके, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वह मेरे नज़रों से दूर रहे, ओझल रहे। दिव्यांशी जितने दिन उससे अलग रही, हर दिन वह उसके बारे में सोचा करता था। इस तरह से दोनों पति पत्नी बनकर फिर से अपने घर आते हैं। तो अमन की जो माँ होती है, दिव्यांशी की सास, वह अपने बेटे के साथ बहू को देखकर खुश हो जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि बहू अब एसपी बन चुकी है, तब वह फूले नहीं समाती है और वह खुशी में आरती उतारने लगती है बहू की और कहती है कि बेटी यह तो अच्छा हुआ जो तुमने इससे दोबारा शादी कर लिया, वरना यह तो किसी के साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशीपूर्वक घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। धन्यवाद।